अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एवेपोरेशन उसको करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो एवेपोरेशन है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या करना है हमने, कुछ पानी लेना है डिश के अंदर, बर्तन के अंदर। कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि पानी उस डिश के अंदर कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मालिक्यूल्स होते हैं पानी के वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहे होते हैं। जितने भी उसके अंदर फास्ट मूविंग मालिक्यूल्स होते हैं ना बेटे, एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह से, एंड गोज इनटू एटमॉस्फेयर। और वो हमारे माहौल में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। 8.13 अगर इस डायग्राम को हम देखें, अगर हमारे पास एक पॉट है यहाँ पे, उसके अंदर हमने पानी रखा, आप लोग देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं। और वो पार्टिकल्स जो फास्ट मूविंग हैं वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर एस्केप आउट हो रहे हैं, ऊपर की जानब जा रहे हैं। ये देखें, ये जो आपको ये जितने भी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये वो पार्टिकल्स हैं जो एस्केप आउट हो रहे हैं, ऊपर की जानब जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड है और ये एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहे हैं जाके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे भी देख लेते हैं। कहते जी एवेपोरेशन क्या है? ये एस्केपिंग आउट है, निकलना। किन का निकलना? फास्ट मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, पानी की सतह से, विदाउट हीटिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग हीटिंग। हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे। हीट प्रोवाइड करेंगे वो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो तो एवेपोरेशन वहां पे होनी होनी। यहां पे विदाउट प्रोवाइडिंग हीटिंग ये एवेपोरेट हो रहा है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का चेंज हो जाना इनटू वेपर्स। वेपर्स मतलब गैसियस स्टेट में। वेपर्स चेंज हो जाते हैं गैसियस स्टेट में फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सतह से, विदाउट हीटिंग इट, बगैर हीट प्रोवाइड किए हुए। अनलाइक बॉइलिंग, evaporation takes place at all temperatures but only from the surface of liquid। कहता है evaporation जो होती है ना वो तकरीबन हाई टेम्परेचर पे हो रही होती है, लेकिन ये लिक्विड की सरफेस से, अपर लेयर में से हो रही होती है। और जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो ख़ास किसी फिक्स टेम्परेचर पे जाके होता है लिक्विड के। मिसाल के तौर पे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसका ख़ास टेम्परेचर क्या है, फिक्स टेम्परेचर क्या है जहाँ पे जाके वो बॉयल होना शुरू हो जाता है? डेट इज़ 100 सेल्सियस। एट बॉइलिंग पॉइंट a liquid is changing into vapors not only from the surface but also within a liquid। डिफरेंस क्लियर हुआ? कहता है बॉइलिंग पॉइंट पे जाके जो पार्टिकल्स हैं वो ना के सिर्फ सतह से ही एवेपोरेट होते हैं बल्कि वो हर हर हिस्से से लिक्विड के वो जो है ना एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं।
These vapors come out of the boiling liquid as bubbles which break down on reaching the surface. यानी ये बबल्स आपको पानी में दिखाई दे रही होंगी जब वो बॉयल होना शुरू हो रहा होगा. तो क्या होगा वहां पे कि वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और वो सरफेस अपर लेयर पे जा रहे हैं जहां से उसने एवेपोरेट होना है. नेक्स्ट पढ़ने से पहले साइड पे मिनी एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं. कहता है हाउ स्पेसिफिक हीट डिफर्स फ्रॉम हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैसे डिफरेंट है हीट कैपेसिटी से. इसके आंसर में वो बेटे हमें कहता है हीट कैपेसिटी जो होती है ना वो रेशियो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का कि कितनी मिकदार में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, और रिजल्ट क्या निकल रहा है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. पहली जो दो लाइनें हैं ये हीट कैपेसिटी के बारे में बता रही हैं कि हीट कैपेसिटी जो है ये हकीकत में रेशियो है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और ट्रांसफर होने के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है उससे क्या हो रहा है कि उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट लाइंस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में वो बता रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है is a measure of the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of a pure substance by 1 degree Kelvin. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हकीकत में एक मेजरमेंट है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री केल्विन तक इंक्रीज करवाने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, गिव 2 यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट बाय एवेपोरेशन. कोई से 2 यूजेस लिखने हैं कूलिंग के. जो कूलिंग प्रोसेस होता है कब होता है, जब एवेपोरेशन हो रही होती है. अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एवेपोरेशन से कूलिंग क्रिएट होती है? सोचिए जरा. जी बिल्कुल हो सकती है. एयर कूलर, अगर हम उसके आगे बैठे हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर को फील करते जो हमारी बॉडी पे आके गिरते, और जब उनके ऊपर एयर आके पड़ती है तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी सरफेस से एस्केप आउट हो जाते हैं और हमें वहाँ पे ठंडक फील होती है, यानी कूलिंग फील होती है. तो बिल्कुल एवेपोरेशन काज करता है कूलिंग को. अब कोई से ऐसे 2 यूजेस बताने हैं जिससे एवेपोरेशन कूलिंग क्रिएट करता है. वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 बताने. When we sweat and sit under a fan, we feel cool. जब हमें पसीना आया हुआ होता है, हम फैन पंखे के नीचे बैठते हैं तो कूल फील करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एयर प्रेशर हमारी बॉडी पे पड़ता है तो वो जो स्वेट पार्टिकल्स होते हैं वो हाई प्रेशर होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं और हमारी अपर लेयर से वो एस्केप आउट हो जाते हैं. दूसरा यूज क्या होगा? Doctors advise patients with fever to keep a wet on their forehead. कि जो डॉक्टर्स हैं वो हदायत देते हैं कि अगर पेशेंट को फीवर है तो उसके सर पर ठंडी या गीली
पट्टियां करें पानी की, ऐसा क्यों होता है? जब किसी को टेम्परेचर हो जाता है तो उसको पानी की पट्टियां की जाती हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम किया जा सके, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा फ्लो करता है। अभी बॉडी के टेम्परेचर से हट के बात कर रहा हूं। टेम्परेचर हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो लेवल। अगर किसी जगह पे टेम्परेचर हाई है और उसके सराउंडिंग में ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तब तक कन्वर्ट होता रहेगा, तब तक कन्वर्ट होता रहेगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और ये बहुत यूज़फुल है। अगर किसी को टेम्परेचर हो जाता है तो उसको पानी की पट्टियाँ की जाती हैं उसके माथे पे। ऐसा क्यों होता है? इससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और आपने कभी फील किया होगा, अगर हम किसी टेम्परेचर वाले पर्सन को, ऐसे पर्सन को जिससे टेम्परेचर हुआ है, पट्टियाँ उसके फोरहेड पे रखते हैं और कुछ देर बाद वो पट्टी जो है वो हमें गर्म फील होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में से जो हाई टेम्परेचर है वो उस पट्टी में लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। और हम पट्टियाँ लगातार करते रहते हैं और काफ़ी यूज़फुल हद तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ evaporation differs from vaporization? evaporation वेपोराइजेशन से कैसे मुख्तलिफ है या डिफरेंस क्या है इन दोनों में, वो बताना है। कहता है जो वेपोराइजेशन है ना, वो चेंज कर देती है मैटर के स्टेट को फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। कि हमारे पास अगर कोई मैटर है ना बेटे, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। ये काम कर रहा है वेपोराइजेशन। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो जो लिक्विड स्टेट होती है मैटर की, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं मैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं। वेपराइजेशन का पहला कंसेप्ट हमने ये सीखा कि ये मैटर को चेंज कर देता है सॉलिड से लिक्विड में और फिर गैस में। लेकिन जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो जो लिक्विड स्टेट होती है मैटर की, वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है इनटू गैस। अब फिर पहले पॉइंट की तरफ आता हूं। वेपोराइजेशन ये फास्ट प्रोसेस होता है और इसमें बहुत कम एनर्जी यूज होती है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ, जब इवेपोरेशन की तरफ आते हैं तो उससे सिर्फ मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते हैं फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया ना? वेपोराइजेशन में यह था कि मैटर चेंज हो जाता है लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। और वेपोराइजेशन की दूसरी बात ये पड़ी कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है। और फिर इवेपोरेशन की तरफ आते हैं, ये लिक्विड स्टेट को डायरेक्टली चेंज कर देता है गैस में। लेकिन इवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं ओनली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड। इज इट क्लियर? ये मिनी एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। कहता है जो एवेपोरेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। वो कैसे करता है भाई? कि जो वेट क्लोथ होते हैं ना, गीले कपड़े, हम कपड़े धोते हैं, वो रैपिडली सूख जाते हैं बहुत तेजी के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। व्हाई? एवेपोरेशन कूलिंग काज करता है, ठंडक क्रिएट करता है। ऐसा क्यों है? अब पिछले कंसेप्ट सारे इसमें आ रहे हैं। कहता है ड्यूरिंग इवेपोरेशन
जब एवेपोरेशन हो रही होती है तो जो फास्ट मूविंग मालिक्यूल्स होते हैं ना वो एस्केप आउट होते हैं, यानी बाहर की जानब आना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सतह से। इज इट क्लियर? Molecules that have lower kinetic energies are left behind. और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जीज कम होती हैं वो एस्केप आउट नहीं होते, वो पीछे रह जाते हैं। दिस lowers द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और ये तरतीब कम कर देती है काइनेटिक एनर्जी की एवरेज को किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड के टेम्परेचर को भी। सिंस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, कहता है जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स पर, जिससे हमारी बॉडी की प्रेस्पिरेशन मदद करती है कूलिंग प्रोसेस के लिए। एवेपोरेशन, एक बात याद रख लें, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि एवेपोरेशन बेटा किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, एवेपोरेशन हो सकती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। और जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो किन फैक्टर्स से डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल आ सकता है ना वो ये आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवेपोरेशन एंड आल्सो explain the factors which affect the rate of evaporation। तो पहला बेटा क्या है? टेम्परेचर। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया। तीसरा क्या है? विंड। एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर में वाई वेट क्लॉथ ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। हमारे गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी क्यों सूख जाते हैं बनिस्बतन सर्दियों के? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो मोर वेलोसिटीज देता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड को, और अगर उन्हें ज्यादा वेलोसिटीज मिलती हैं तो उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो जल्दी से एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं बनिस्बतन लो टेम्परेचर के। अब सरफेस एरिया किस तरीके से? वाई वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। कहता है पानी जल्दी से क्यों एस्केप आउट हो जाता है अगर हम लार्ज एरिया देते हैं। जो लार्जर सरफेस एरिया होता है ना लिक्विड का, उसमें चांसेस होते हैं कि जो ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो एस्केप आउट हो जाते हैं। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपने दो कपड़े लेने हैं, दोनों को अच्छे से भिगो लेना है। एक को आपने अच्छे से फैला के धूप में जो है ना रखना है, और दूसरे को आपने रोल करके एक बॉल बना के धूप में रख देना है, और दोनों को आपने 20 मिनट्स देने हैं। आफ्टर 20 मिनट्स आप देखेंगे जो आपने कपड़ा फैला के धूप में रखा होगा वो सूख जाएगा, और जो आपने रोल करके रखा हुआ होगा वो सूखेगा नहीं, और सिर्फ उसकी अपर लेयर सूख जाएगी जिस पे टेम्परेचर जो है ना पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, और बाकी जो है ना कपड़ा अच्छे से खुश्क नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएं। और अगर टेम्परेचर कम मिलता है तो वहाँ पे, और सरफेस एरिया भी कम होता है तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि भाई एवेपोरेशन का प्रोसेस हो। विंड, हवा किस तरीके से इफेक्ट करती है? जो हवा है ना वो जब चलती है तो वो मॉलिक्यूल्स जो बेटे लिक्विड के सरफेस से एस्केप आउट होने ही वाले होते हैं, जब उनसे आके हवा टकराती है तो वो तेजी से एवापोरेट हो जाते हैं, और चांस देते हैं प्रीवियस मॉलिक्यूल्स को कि वो उन मॉलिक्यूल्स की जगह ले लें जो अभी एवापोरेट हुए थे। तो हवा एक बहुत अहम रोल प्ले करती है एवापोरेशन में। नेचर ऑफ द लिक्विड क्या होता है? डज सप्यूट एंड वाटर एवेपोरेट एट द सेम रेट? क्या सप्यूट और वाटर एवेपोरेट होते हैं सेम रेट? लिक्विड डिफर इन द रेट एट विच दी एवेपोरेट, और सप्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एथर और सप्यूट ऑन योर पाल्म, यू फील कूल्ड व्हाई। अब यहाँ पे दो सवाल वो आपसे कर रहा है, ये आपकी असाइनमेंट है।
ये बिल्कुल वैसे है जिस तरीके से हमने मिनी एक्सरसाइज की है। कहते हैं स्पिरिट और पानी क्या दोनों ये सेम रेट पे एवेपोरेट होते हैं, यस और नो, बताना है। और उसके बाद आपने ईथर के कुछ ड्रॉप्स अपनी हथेली पे डालने हैं या स्पिरिट के कुछ ड्रॉप्स अपनी हथेली पे डालने, आप कूलिंग फील करेंगे। ऐसा क्यों है ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपका असाइनमेंट वर्क है। होप सो, और इन्हें डिस्कस करेंगे हम। होप सो ये सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ी, एवेपोरेशन का टॉपिक और एवेपोरेशन के फैक्टर्स जिससे अफेक्ट होता है रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वो आपको क्लियर हो गया होगा।